हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास गर्ग साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या है, हमने ये पढ़ा कि साइकोलॉजी को डेवलप कैसे किया गया, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा अभी तक कि उसको डेवलप किया गया तो इंडिया में कैसे किया गया। तो आज हम हमारी बुक से ये दो टॉपिक्स निकाल कर लेके आए हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया और सेकेंड है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की आगे ब्रांचेस क्या क्या हो सकती है, उसका डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ, वो मैं आज आपको बताने वाला। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। साइकोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ वो देखते हैं। 1915 से एक मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे जो कि क्लोसिफियर ने साइकोलॉजी को मौका दिया था इसको डेवलप करने के लिए, और वो सक्सेस भी हुए थे। 1915 में एक सबसे बढ़िया जाने माने साइंटिस्ट जो थे वो इसमें उन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंटली किया था, जिनका नाम था विलियम वुड। उन्होंने इसमें साइकोलॉजी के बारे में जो सब कुछ डिस्कस किया, जो उन्होंने इंट्रो दिया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया, वो सब इसमें उन्होंने बताया था। जो इसमें फिलोसफियर थे उन्होंने अपनी लैब सेटअप की थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इसको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिली थी, और जिनमें सबसे पहला नाम विलियम वुड है जो मैंने आपको बता दिया है। और 1916 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1916 में इसको मतलब एक साल लगा था डेवलपमेंट होने को, तो इसीलिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1916 में फर्स्ट डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया गया, जिसको सक्सेस भी मिली। फर्स्ट डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश किया गया और उसको सक्सेस भी मिली। ओके, उसके बाद देखिए, जिससे यह पता लगता है कि उन्हें लगा कि अप्लाइड साइकोलॉजी में भी वर्क करना चाहिए। उसके बाद में उनको ये लगा कि हमारे को अब अप्लाइड साइकोलॉजी में भी काम करना चाहिए, तो अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए उन्होंने वर्क किया। लेकिन उसको टाइम लगा, उसको अभी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 1938 में ये भी सक्सेस हो गया। उसके बाद इन सब के बाद डॉक्टर एन गुप्ता आए, और डॉक्टर एन गुप्ता ने इस पर काफ़ी वर्क किया, काफ़ी इस पर कंट्रीब्यूट किया, और उनको भी सक्सेस मिली। और इंडिया के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, और उन्होंने एक एक करके हर चीज़ को पिक किया, उसका इंट्रो लिया, उसको एक्सपेरिमेंटली करके देखा, साइंटिफिकली करके देखा, और उनको सक्सेस मिली। उसके बाद एक 1922 में प्रोफेसर आए जिनका नाम था जी बोस प्रोफेसर आए। उन्होंने इंडिया साइको इनिशियल एसोसिएशन पर वर्क किया, इंडिया इनिशियल एसोसिएशन पर उन्होंने वर्क किया था। और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने स्टडी की तो यूनिवर्सिटी को भी बढ़ाते चले गए, यूनिवर्सिटी को भी इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, यूनिवर्सिटी को भी इंटरेस्ट आता रहा। इसके बाद 1986 में इंडिया साइकोलॉजिस्ट दुर्गानंद सिन्हा, इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे दुर्गानंद सिन्हा, उन्होंने 1986 में एक बुक दी जिसका नाम था साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी इंडियन एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी इन इंडियन साइकोलॉजिस्ट, जिसमें बताया गया था कि इसको 4 फेज में बांटा गया। फर्स्ट जो था जिसका नाम था टिडल इंडिपेंडेंस, ये जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी तब की बुक बनाई गई थी, तब का पेज था ये टिडल इंडिपेंडेंस। उसके बाद में था 1960 में साइकोलॉजी के टाइप्स डिफाइन किए गए, वेस्टर्न से इंडियन में टाइप्स डिफाइन किए गए। उसके बाद थर्ड स्टेज हमारा आया 1970 में। 1970 में साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इंडिया के ऊपर वर्क किया, इंडियन कल्चर उसके अंदर कैसे डाला जाए उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया। फोर्थ जो लास्ट फेज आता है वो है हमारा ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन साइंस के नाम से जाना जाता है। अब तक तो अब का जो समय है वो फोर्थ फेज वाला समय है, जिसमें हमारी ह्यूमन माइंड और ह्यूमन साइंस को माना जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, मनोविज्ञान का मतलब होता था मन का विज्ञान, मतलब जो मन में आया वो करो, उसमें कोई बिहेवियर नहीं, उसमें कोई कुछ नहीं। पहले क्या था और अब क्या है, अब ये है कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मतलब मन की साइंस, हम मन की साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हमारा बिहेवियर कैसा है, उस बंदे का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे सब कुछ करता है, बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, ब्रेन क्या है, ये सब। लेकिन पहले
मन के अकॉर्डिंग चला जाता था कि इसका मन करेगा तो करेंगे और नहीं करेगा तो नॉट पॉसिबल। ओके, ये हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस है? देयर आर 12 ब्रांचेस इन साइकोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो वो वर्ड है वो कॉग्निशन वर्ड से बना है, जिसका मतलब है हमारे माइंड में जो चलती है बातें, हमारे ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन ब्रेन में जो बातें चलती हैं उसके बारे में जो बिहेवियर बताता है वो कॉग्निशन एक्टिविटी कहती है। और वो एक्टिविटी जो होती है उसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। सेकंड आती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है? ये रिलेशन बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल अपीयरेंस में होती है। इसका जो रिलेशन होता है वो फिजिकल और बिहेवियर के बीच में होता है, जैसे नर्वस सिस्टम, ब्रेन, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी वाइब्रेशन, बॉडी का चलना फिरना, ये सब बायोलॉजी में बताता है। उसके बाद में आता है न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी क्या है? जो न्यूरो साइंटिस्ट थे, जो वो साइकोलॉजी स्टडी करते थे, उसी से वो न्यूरियस के बारे में पढ़ते थे, न्यूरियस के बारे में पढ़ते थे। ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ा जाता था, ब्रेन के बारे में स्टडी की जाती थी, इन सबको कहा जाता था न्यूरोसाइकोलॉजी। क्योंकि इसके हेल्प से वो क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है खासकर डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो इससे, जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो इससे क्या कर सकता है, पेशेंट को अगर मेडिसिन देनी हो, उसका ट्रीटमेंट करना हो, तो उसके बारे में वो आराम से जान सकते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी से। उसके बारे में उनको कोर्स करना होता है। उसके बाद में आता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना, किसी चीज का विकास करना। हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जो डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे एज का डेवलपमेंट हो गया, आज बच्चा 7 साल का है तो 1 साल बाद में वो 8 साल का हो जाएगा। उसकी एज 5-4 थी तो कुछ टाइम बाद उसकी एज 5-6 हो जाएगी, तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद में आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, जैसे किसी पड़ोसियों की किसी के साथ नहीं बनती, या फिर किसी का बिहेवियर बहुत हैप्पीली होता है, वो हर किसी को हेल्प करता है, हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करता है, या फिर कोई रूडली बिहेव करता है, वो सोशल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। उसके बाद में आते हैं क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम कहीं और रहने लगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी हरियाणा में रह रहे हैं और हरियाणा की हमारे को अच्छे से भाषा आती है, वहाँ का रहन सहन सब कुछ पता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको अचानक से यहाँ से अमेरिका भेज दिया जाए स्टडी करने के लिए, तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, वो सब कुछ हमारे को सेटअप करने के लिए टाइम लगता है। उसको कहते हैं क्रॉस कल्चर और कल्चरल साइकोलॉजी। उसके बाद में हमारा आता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में क्या है? एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जो है वो ऐसी साइकोलॉजी है जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कितना गर्म दिन, मतलब राइजिंग ऑफ टेम्परेचर या फिर फॉल ऑफ टेम्परेचर, लॉसिंग ऑफ टेम्परेचर, जैसे पोल्यूशन हो गया या फिर कोल्ड एयर हो गई, ये बारिश हो गई, ये सब एनवायरनमेंट पे है। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इसी को कहा जाता है कि उससे बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, वो सब। उसके बाद में आता है हेल्थ साइकोलॉजी। ये मेडिकल लाइन में ज़्यादा अच्छी रहती है, ये मेडिकल लाइन में ही होती है हेल्थ साइकोलॉजी। उसमें हम पर्सन की हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं कि पर्सन की हेल्थ कैसी है, पर्सन की हेल्थ के बारे में, उसका इलनेस, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसका जो ट्रीटमेंट करना होता है वो हम करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी। उसके बाद में आती है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये हमारी जो साइकोलॉजी होती है ये काफ़ी हेल्पफुल भी होती है और आज के टाइम में इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। और इस साइकोलॉजी में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये क्लिनिकल और जो हमारी काउंसलिंग साइकोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है आज के टाइम पे। इस साइकोलॉजी में क्या है कि इसकी वजह से, जैसे कोई कम रिलेशन में कम टाइम है या फिर किसी का ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आगे चलकर इसमें करियर काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें ट्रीटमेंट के बारे में समझना, हेल्थ के बारे में समझना, इसके अंदर आगे करियर अगर हमें करना हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी साइकोलॉजी है। उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो,
अगर आप इंटरव्यू देने गए तो वहां पर एक तो वो बॉस बैठे होंगे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है, और उनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा जो आपकी स्किल्स देखेगा कि भाई पर्सन के बोलने का तरीका कैसा है, उसके वाइब्रेशन, उसका बोलने का ढंग, खड़े होने का ढंग, वो सब साइकोलॉजिस्ट देखता है। तो उस साइकोलॉजिस्ट में होता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। उसके बाद में आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये टीचर्स के लिए सबसे 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 इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये मेरे को भी ये फेवरेट लगती है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट हुआ, मुझे जो बताया गया तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं भी आपको बताता हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचर्स के लिए बहुत अच्छी है। इसमें मतलब ये जरूरी नहीं कि आपकी होल क्लास में बच्चा कैसा है, एक बच्चा इंटेलिजेंट है उसको ज़्यादा इंकरेज करो, जो बच्चा स्लो है उसको कम इंकरेज करो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें होल क्लास को पढ़ाना है तो हम होल क्लास के बारे में ही स्टडी करेंगे। होल क्लास के बारे में मतलब उसको अच्छे तरीके से कैसे समझाया जाए, कैसे उसको काम करवाया जाए, कैसे उसको सब कुछ उसके वे सब कुछ वो हमारे को जो करने हैं वो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में देखते हैं। ओके, उसके बाद में हमारी लास्ट आती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या है, बंदे की पर्सन की फिटनेस बताई जाती है। जो स्पोर्ट्समैन है उसकी फिटनेस, उसको थोड़ा सा इंकरेज किया जाता है, उसको बेटर फूड वगैरह दिया जाता है कि ताकि तुम बेटर खेलो, उसको अच्छी फीड दी जाती है, ये सब। ओके, और इसके बाद में हमारी आगे बहुत सारी साइकोलॉजी के बारे में स्टडी होती है, लेकिन वो हम डीपली पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।